class. Today we are starting with our chapter number 6, topic 6.4, transportation in human beings. We have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste materials in our body. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिलना ज़रूरी है. ठीक है, अभी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का. फिर जो हमने खाना खाया उसमें से जो सत्व निकला, सत्व यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फॉर्म में, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जो भी, वो भी सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाने का काम वही करता है. और जहाँ जहाँ सेल को पहुँचाएगा खाना, एनर्जी, सेल में से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा और वो वेस्ट बॉडी के बाहर फेंक देने का काम भी ब्लड करेगा. ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का काम, पूरी बॉडी तक पहुंचाना, हर एक जगह को जो जो चाहिए वो, और जहाँ से भी कचरा जमा होता है वो इकट्ठा करके बॉडी के बाहर पहुंचाने का. इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मतलब प्रवाही, पानी जैसा, और वो कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. अभी जो ब्लड है ना, फ्लूइड पार्ट है उसका, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर दूसरे सेल्स जो हैं, राइट, उसके अंदर दूसरे सेल्स के पार्ट्स पड़े हुए हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. तो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में, पानी में कैसे हम कुछ घुला देते हैं, इसी तरह वो लिक्विड, प्लाज्मा लिक्विड में घुला देते हैं ये वेस्ट को. ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स. ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल कैरी करता है. मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this work can be repaired if damaged. क्या कहता है? We thus need a pumping organ. एक organ ऐसा होना चाहिए जो पंप करे. पंप करने मतलब पुश करे. ब्लड अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में फैलाने का काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो ब्लड जाएगा नहीं, पड़ा पड़ा तो कोई धक्का देगा तो ही पहुंचेगा. अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ब्लड जाएगा कहाँ पर, तो कोई उसके लिए रास्ता भी होना चाहिए. तो पूरा एक चैनल है ट्यूब्स का. ये देखो कितने वायर्स आ रहे हैं, ये कितने वायर्स हैं यहाँ पर, ये कितने वायर्स हैं, है ना. इन सब का अगर कोई एक वायर कट जाता है तो काम बिगड़ सकता है. उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ट्यूब्स का पूरा नेटवर्क खिंचड़ा पड़ा है अंदर. ठीक है, आपने कभी टेलीफोन एक्सचेंज का देखा है, वो काम बॉक्स जो होता है ना टेलीफोन का, एक तो इतने पतले पतले वायर और बहुत सारे वायर्स होते हैं. तो कोई एक वायर भी लूज़ हो गया ना तो टेलीफोन बंद हो जाएगा. तो जो रिपेयर करने वाला था वो एक एक को चेक करता है, कौन से में आवाज़ आ रही है, कौन से में नहीं आ रही है, राइट. तो हमारी बॉडी में भी पूरा नेटवर्क फैला हुआ है ट्यूब्स का. एंड टिश्यू सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस वर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज. और साथ साथ अगर ये डैमेज हो जाता है हमारा बॉडी कुछ, तो उसको तुरंत रिपेयर करने का काम भी ब्लड करता है. ठीक है, देखो जैसे कोई स्किन यहाँ से कट गई, खून निकल रहा है, तो थोड़ी देर आप उसको दबा के रखोगे, है ना, फिर देखोगे तो यहाँ पर गट्ठे जैसा हो गया होगा ब्लड का. तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा जैसे ही बाहर की हवा के कांटेक्ट में आता है वो सॉलिड बन जाता है. सीमेंट को कैसे, पानी, सीमेंट पड़ी होगी तो वांदा नहीं, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया और हवा लगी, सीमेंट पत्थर बन जाएगा. उसी तरह हमारे ब्लड में भी
प्लाज्मा ऐसा होता है, प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि जैसे ही वो स्किन कहीं कट गई, अंदर बॉडी में कुछ नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर कहीं स्किन कट गई, बाहर की हवा लगी उसको, तो तुरंत जम जाएगा वहीं पर, मतलब ब्लॉक हो जाएगा, वरना खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। तो जब भी डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी ब्लड ही अपने आप कर लेता है। अवर पंप, यानी कि पंप का काम कौन करता है? हार्ट। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। अगर हमने ऐसे मुट्ठी मार ली तो तुम्हारा हार्ट इतना ही है, मेरा हार्ट इतना ही है, ठीक है, अपनी मुट्ठी के जितना होता है सबका। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. अभी देखो, ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले आता है साथ में। अभी दोनों रास्ते अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला बीच में मिक्स हो गया, तो जैसे कैसे पानी की गटर की लाइन भी जा रही होती है और पानी की लाइन भी जा रही होती है, अगर दोनों लाइनें कट गई तो गटर वाला पानी पीने के पानी में आने लगता है, फिर बदबू आती है, कोई न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होगे, है ना, तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर पानी पीने का हमको काम नहीं आएगा। उसी तरह बॉडी के अंदर दो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे एक हार्ट में से पूरी बॉडी तक ब्लड फैलाने का काम करता है, और दूसरा नेटवर्क जो है उल्टा है, पूरी बॉडी से हार्ट तक ले आता है ब्लड को। मतलब वो ब्लड कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं होते, बाजू बाजू में ही होंगी नलियाँ, ठीक है, लेकिन एक नली नहीं होगी कि इसी में से साफ जाएगा और इसी में से गंदा, नहीं, दोनों बाजू में एक यूं ही फ्लो होती रहेगी और एक में से यूं फ्लो होता रहेगा। और हार्ट के अंदर वाल होते हैं, जब हमारा दबक 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 ऐसे दबकता है ना, तो हार्ट की भगवान ने सिस्टम ऐसी रखी है, जब वो भर जाएगा तो ये खुल जाएगा। गंदा खून होता है ना, वो पूरा नीचे एक चैम्बर जैसा, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, अलग अलग कंपार्टमेंट, डायग्राम में दिखाया है। तो जैसे ही वो हार्ट जो है पूरा भर जाएगा तो वाल खुलेगा एक, ठीक है, तब तक वो वाल बंद रहेगा, तो गंदा खून ब्लड में जाएगा, फिर वो वाल बंद हो जाएगा। तो एक कटोरे जितना खून, गंदा खून, हार्ट में सफाई हो जाएगी, साफ़ हो जाएगा। जैसे ही सफाई हो जाएगी तो दूसरा चैम्बर खुल जाएगा, तो उसमें कटोरे जितना जो ब्लड था वो नीचे जाएगा और साफ़ वाला इस कटोरे में आ जाएगा। अब हार्ट वापस खाली हो गया, फिर गंदा खून आया, कटोरा खुल गया, भर गया, फिर ये बंद हो गया, जो गंदा खून है वो साफ़ हो जाएगा। जैसे ही साफ़ हो जाएगा तो ये साफ़ वाला जो कटोरे में भरा पड़ा था वो खुलेगा, तो एक कटोरा नीचे जाएगा ब्लड, और साफ़ वाला इसमें आ जाएगा, फिर वाल बंद हो जाएगा, फिर ये खुलेगा। ऐसे बारी बारी होता रहता है, जब ये खुलेगा तो ये बंद होगा, जब ये खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा, और हार्ट में सफाई का काम हो जाएगा। जैसे जैसे खून साफ़ होता जाता है तो पूरी बॉडी में फैलता जाता है, ठीक है, और गंदा खून ऊपर जाता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो बारी वही खून है हमारे पास, खून वही है लेकिन फैलता जाता है, एक नीचे गया एक ऊपर गया, एक नीचे गया एक ऊपर गया, इस तरह। टू प्रिजर्व द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है ना, वो लंग्स तक आना चाहिए, फेफड़ों तक, तो फेफड़े में से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कहाँ से जाएगा, सांस में से ही ना। तो ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड में मिक्स हो गया, ये हार्ट तक गया, हार्ट में से पूरी बॉडी में गया, ठीक। फिर बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग्स तक जाएगा, लंग्स में खून यहीं रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर गया, बाहर से अंदर ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन ब्लड में बैठ जाएगा और वो पहुंचा देगा पूरी बॉडी तक। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड is then pumped to the rest of the body।
तो ब्लड क्या करता है कि पूरी बॉडी में से जो गंदा खून आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो लंग्स तक ले आता है। लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। सांस अंदर ली हमने, ऑक्सीजन अंदर आया, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है अब हार्ट में जाएगा और हार्ट में से सारी बॉडी में जाएगा। We can follow this process step by step. Oxygen reach blood from the chamber of the heart on the left atrium. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. It then contracts. While the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it expands. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls. अभी ventricles जो होती है हमारी, वो पूरी बॉडी तक खून पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए उसकी वॉल जो होती है वो थिक मोटी होती है। Valves ensure that blood does not flow backwards when the urethra or ventricle contracts. अभी वाल का काम क्या है, जैसे आप साइकिल में हवा कम हो गई, पूरा खाली नहीं है, कम है, आप क्या करते हो, वाल के ऊपर नली फिट करते हो, पंप मारते हो। तो पंप मारते हो तो बाहर की हवा जो होती है, जो पंप होता है ना उसमें एक छोटा छेद होता है, जैसे आप ऊपर खींचते हो ना पंप को, तो बाहर की हवा अंदर पंप के अंदर आ जाती है। फिर जब आप प्रेस करते हो, है ना, तो वो नली में से साइकिल की ट्यूब में जाएगी। तो जितनी आपने खींची थी और फिर दबाई, वो सारी अंदर गई। अभी अंदर हवा गई, साइकिल के ट्यूब की हवा बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ रबर होती है चिपकी हुई। अब जब प्रेशर से हवा डालते हो ना, तो वो रबर हटती है और हवा अंदर जाती है। जितनी हवा जानी थी उतनी चलेगी, तो फिर वो रबर चिपक जाएगी, इसलिए अंदर की हवा बाहर नहीं जाती। सेम प्रोसेस हमारे हार्ट में होता है। जैसे वाल्व खोलता है, बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, तो बंद होने का कारण क्या है कि ब्लड जो है वो वापस हार्ट में ना घुस जाए। ठीक है। काम करो, इसका भेज दो, फिर पार्ट 2 चालू कर दो। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अभी ऑक्सीजन हमारे लंग्स जो है, फेफड़े जो बाहर से हवा खींचते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर खींचा उसको वो ब्लड के अंदर मिक्स कर देंगे, और ये ऑक्सीजन मिक्स वाला ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा। ठीक है। सो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. अभी हमारा हार्ट जो है वो लेफ़्ट में और राइट में दो अलग अलग हिस्सों में, इसी तरह आप ऐसे करते हो ना, सेल्फी खिंचवाते हो तब, तो ये एक हाफ है, ये दूसरा हाफ है। ठीक है। जब दोनों जुड़ते हैं तो पूरा हार्ट बन जाता है। अभी एक लेफ़्ट वाला जो है वो मान लो कि ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड उसके पास होता है,
राइट वाला जो होता है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ज़्यादा है। और ये अलग अलग सेपरेशन इसीलिए कि ये दोनों ब्लड एक दूसरे से मिल न जाए। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy to maintain their body temperature। अब ये ख़ास ज़रूरी है एनिमल्स में, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 97. हाँ, इन एनिमल्स दैट do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। तो जो जानवर ऐसे हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं करते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कौन सा होता है? जो बाहर के वातावरण का टेम्परेचर होता है। यहाँ का जो वातावरण का टेम्परेचर है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams। तो ऐसे जानवर जो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वही उनका रहेगा, तो ऐसे जानवरों की हार्ट जो होता है ना वो 3 चैम्बर वाला होता है। और उनके हार्ट में कभी कभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको बहुत पड़ेगा। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जबकि इनके हार्ट के चैम्बर्स 3 होते हैं। फिशिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। मछलियाँ जो होती हैं उनके सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के, दूसरे जानवर के 3 होते हैं और हमारे 4 होते हैं। Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation। तो क्योंकि उनकी हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर है, राइट, और हमारी हार्ट में 4 चैम्बर है, तो उनके हार्ट में जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल। इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। उनके हार्ट में खून 2 बार जाता है एक साइकिल में ही। फिश। हाँ, इसलिए उनको बोलते हैं डबल ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। अभी ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम लोगों को बीमारी हो जाती है ना, अभी देखो ऊपर टंकी पूरी भरी पड़ी है पानी की, अगर ठीक है, अगर पूरी पानी की भरी पड़ी है और नली चालू करो तो कैसे फोर्स से पानी आता है ना। और अगर टंकी हाफ भरी होगी तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा, और उससे भी कम लेवल का पानी आ गया तो टंकी और भी धीरे से पानी देगी। आपको पानी के फ़्लो से पता चल जाएगा कि टंकी ऊपर भरी पड़ी है कि खाली है ना। ये तो आपका एक्सपीरियंस है। तो हमारी बॉडी में ब्लड जो है पूरे एक एक कोने पर देखो, अगर पीछे आप पढ़ रहे हो और यहाँ पर कुछ हल्का सा छोटा सा जुड़ा भी यहाँ जाएगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कुछ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना सा था, फिर भी कैसे पता चला कि तुम्हारी बॉडी में से लाइव करंट निकलता रहता है कंटिन्यूसली, जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी स्किन के ऊपर बाल दिख रहे हैं ना, सबको होते हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे, दिखते भी नहीं है ना। उन सब का कनेक्शन जो है ना ब्रेन के साथ है। तो जैसे यहाँ पर कुछ आएगा बॉडी के ऊपर, ये बाल को छुएगा ना तो बाल को करंट लगेगा और बाल सीधा सिग्नल पहुँचा देगा ब्रेन तक, और ब्रेन से सीधा सिग्नल आएगा हाथ तक कि उसको खुजा के हटा दो। ये एकदम फास्ट होता है। तो ये हमको पता कैसे लगता है? क्योंकि ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है और ऑक्सीजन उसमें सप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो जब कितने प्रेशर से ब्लड घूमेगा, एक नॉर्मल आदमी होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर इसमें आएगा, अभी टेम्परेचर प्रेशर होता है।
अगर वो प्रेशर घट जाएगा ना तो ब्लड जो है वो धीरे से हार्ट तक पहुंचेगा, राइट। मतलब वेट करना पड़ेगा हार्ट को। साइकिल कैसे स्लो चलाते हम, है ना, तो वो प्रेशर नहीं आएगा हार्ट के ऊपर, तब भी तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम होगा। अगर हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा एकदम, उसकी कैपेसिटी, तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जो कम ब्लड आता है वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर होता है तो कुछ नहीं होता है हमें। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड के वेसल्स, ट्यूब्स जो है ना, ब्लड उसके ऊपर प्रेशर लगाता है आगे जाने के लिए, है ना, वो प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज में जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स। अभी वेन्स क्या काम करती है और आर्टरीज क्या काम करती है? दोनों ही ट्यूब हैं जिसमें से ब्लड जाता है। एक में से साफ ब्लड जाता है और एक में से गंदा। ये अब तुम्हें याद रखना है, किस में से गंदा जाता है, किस में से साफ जाता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये नाम याद रखना। इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर एंड द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन, जब हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, और ये जब रिलैक्स्ड हुआ, राइट, तो रिलैक्स का नाम है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm। नॉर्मल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब 120 mm होता है ऑफ Hg, होमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो होमोग्लोबिन होता है ना उसका 120 mm, ठीक है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg, तो वो 80 नॉर्मल का। जब रिलैक्स होता है तब 80, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब 120। अभी नॉर्मल आदमी का प्रेशर जब मेज़र करोगे ना तो 120 और 80 आना चाहिए। अगर उससे कम जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो डॉक्टर उसको गोली ऐसी देगा कि ब्लड में, जैसे पानी होता है ना उसके अंदर आप सोडा डालते हो तो क्या होता है, पानी उछलने लगता है, बाहर आने लगता है। कितनी देर? जितनी देर सोडा का असर होता है उतनी देर पानी उछलता है। जैसे ही पावर ख़त्म हो गया तो सोडा वापस बैठ जाती है ना। तो जब आप गोली खाओगे तो ब्लड के अंदर प्रेशर नॉर्मल कर देगा। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। कुकर में क्या करती है मम्मी, खाना बनाती है तब कुकर में जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी ऊपर ऊंची हो जाती है। उसमें कुकर में जितनी प्रेशर रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा हवा जैसे ही बाहर निकल जाएगी तो सीटी वापस नीचे बैठ जाएगी। फिर जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर कुकर की सीटी ऊंची हो जाएगी और एक्स्ट्रा प्रेशर निकल जाएगा और अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो तुम्हें इस तरह की गोली देंगे कि सीटी ऊंची हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रेशर निकल जाएगा और नॉर्मल प्रेशर बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्नोमीटर। ये मीटर से ही हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। स्फिग्नोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन and is caused by the constriction of artericles, which results in the increased resistance of blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. तो जब ये प्रेशर
इतना हो जाएगा तो हमारी नसें जो है वो कट सकती है, फट सकती है। साइकिल की ट्यूब में जब ज़्यादा प्रेशर से हवा भर देते तो क्या होता है, ट्यूब फटता है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्स जितनी पौड़ी हो सकती थी उतनी होगी, अब एक्स्ट्रा हवा जाएगी तो वो झेल ही नहीं पाएगी, फट जाएगा ट्यूब। तो ब्लड अंदर बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो डॉक्टर कुछ भी होता है तो पहले तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पता चलता है इसको हाई ब्लड प्रेशर है, तुरंत गोली खिला देते हैं। हाइपरटेंशन में कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है। किसी किसी को आप देखो, कोई ऐसी न्यूज़ दो तो खुशी के मारे वो इसीलिए धीरे धीरे देते हैं। किसी को सदमे वाले न्यूज़ देने हो, बुरे न्यूज़, तो भी हल्के से धीरे धीरे, देख भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, हाँ प्लीज़ ध्यान रखना, कंट्रोल रखना, तो मेंटली प्रिपेयर रहा, अभी जल्दी बोल, क्या बोलने वाला है तू, है ना। तो ये सब टेक्निक्स है, वरना क्या होगा कि अचानक से किसी को न्यूज़ मिलती है, कुछ ऐसा होता है, प्रेशर बढ़ सकता है ना, तो उसको नॉर्मल करना पड़ता है। द ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल्स, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स जाती है ना, उसका क्या काम है, क्या नाम है। आर्टरीज आर द वेसल्स, देखो अभी आया, ध्यान रखना, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज में से हार्ट से खून ले जाने का काम करती है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। आर्टरीज, देखो याद रखना है, तो आर्टरीज टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स जो है वो पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके हार्ट को पहुंचाती है। सिंस द ब्लड emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. अब क्योंकि हार्ट जब धक्का मारेगा प्रेशर से, तो हाई प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा, है ना। जब हाई प्रेशर से बाहर आएगा ब्लड, तो जो जिस नली में है वो नली इलास्टिक होनी चाहिए, कि प्रेशर से पानी जब आता है तो वो फूल जानी चाहिए। देखो ऐसे ये नली है, समझ लो, ठीक है। अगर प्रेशर से हवा ब्लड जाता है तो वो यूँ थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो हार्ट का प्रेशर ब्लड आराम से पहुंच जाएगा नीचे। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स जो होती है वो दूसरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है, और क्योंकि वो खून गंदा होता है, उनमें इतना प्रेशर नहीं होता है, वो नॉर्मल प्रेशर होता है, तो उसकी दीवार जो होती है ना वो इतनी इलास्टिक नहीं होती है, क्योंकि इतना प्रेशर आता ही नहीं है उसमें से कि फट सकती है वो। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have the valves that ensure that the blood flows only in one direction. तो वेन्स में क्या होता है कि उनकी वॉल जो होती है ट्यूब की वो इतनी मोटी नहीं होती है, उसके बजाय उसके पीछे वाल्स होते हैं। वेन्स में वाल्स लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हवा फैलाता है। जैसे कैसे साइकिल के ट्यूब में हवा अंदर डाल सकते हो, बाहर नहीं आ सकती, है ना, अपने आप बाहर नहीं आएगी। आप वाल खोल दोगे तो करके हवा बाहर आ जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद खोलोगे नहीं तब तक नहीं आएगी, अंदर ही पड़ी रहेगी। तो वाल जो होता है वो हवा को एक ही डायरेक्शन अंदर जाने देता है, बाहर निकलने नहीं देता है। On reaching an organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. अभी देखो जैसे ये एक नली आ रही है हार्ट में से, आर्टरी, इधर देखो, ये हार्ट है, ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ से एक ही ट्यूब आएगी, और यहाँ पर पहुँचने के पास, जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो ये अलग ऑर्गन है, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग सेल है। तो एक ट्यूब, यहाँ तक एक ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से हार्ट के पीछे लगी हुई है एक ट्यूब है। जैसे ही उस ऑर्गन के पास पहुँचती है तो इसके 5 कनेक्शन हो जाते हैं, सबको ब्लड देने का काम कर देती है। आई बात समझ में?
smaller and smaller vessels to bring blood to the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, इसमें से एक ही वेन आ रही है, आर्टरी, ठीक है। ब्लड में से जो हार्ट से ब्लड को ले जाती है वो आर्टरी। अभी समझ लो यहाँ पर मेरी 5 उंगलियाँ हैं, इसको खून देना है, तो ये आर्टरी जो है ना वो 5 अलग अलग छोटी छोटी ट्यूब्स में बट जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी ट्यूब्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल. The capillaries then join together to form the veins that convey the blood away from the organ or the tissue. अब ये capillaries जो है इसको ऑक्सीजन तो दे दिया, ठीक है। अब ये उंगली जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, बॉडी सेल्स को एनर्जी चाहिए कि नहीं, एनर्जी कौन देता है, ब्लड लाता है ना, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से एनर्जी लाए, इसको दे दिया। अब जब हम खाना खाते हैं तो फिर क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है ना। तो उंगली को एनर्जी मिल गई, ऑक्सीजन तो मिल गया काम करने के लिए, अब एनर्जी यूज़ हो गई। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं तो नहीं पड़ा रह सकता, तो उंगली में से जैसे ये ट्यूब्स जो गई ना कैपिलरीज बन के, अभी उंगलियों में से ही छोटी नलियां बाहर निकलेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेन्स। और ये एक लंबी ट्यूब जो है वो वापस हार्ट में ब्लड दे देगी। और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हार्ट में से आर्टरीज खून ले आएगी, पतली कैपिलरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स सेल्स को दे देगी। सारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन्स कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद वापस हार्ट को पहुंचा देगी। Maintenance by platelets. What happens if this system of tubes develops a leak? अभी देखो, तुम पानी देते हो नल में से, बीच में से कट गई तो क्या होगा। अपनी नली इतनी लंबी है ना, झाड़ को पानी देते हैं नल में से, बीच में से इसके ऊपर से स्कूटी ने हो जाती है तो कहीं कट लग गया नली में तो क्या होगा। हाँ, जो पानी वहाँ तक पहुँचना चाहिए वो बीच में से थोड़ा वेस्ट होने लगेगा। तो अगर हमारी नलियों में कहीं कट लग गया तो क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड फैलता जाएगा। फैलेगा कि नहीं, कट लग गया कहीं तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अभी आप कहीं से जंप मारे या किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप धड़ांग से गिरे किसी की चीज़ के ऊपर, ठीक है, नीचे कोई चीज़ पड़ी थी उसके ऊपर आप गिरे तो आपको लगेगा तो सही। अब वो धक्का जो आपको लगा वो हो सकता है अंदरूनी चोट लगे और कट जाए हमारी अंदर की वेन्स, और ऐसे खड़े हो गए, ओह मुझे तो कुछ नहीं हुआ, दिखता नहीं है कुछ बाहर, लेकिन अंदर की नली कट गई तुम्हारी, क्योंकि अंदर हड्डी थी, बॉडी को धक्का लगा तो पूरी बॉडी जो है वो हड्डी में टकराई और वो ट्यूब कट गई। अब वो ट्यूब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा तो वो बचेगा कैसे।
what happens if this system of tubes develops a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. ब्लड जो है हमारी बॉडी में बहुत मुश्किल से बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से बनता है। कभी कभी बोलते हैं ना, कोई बीमार पड़ जाता है, इसमें खून की कमी है, तो बाहर से बोतल चढ़ानी पड़ती है। ऑपरेशन करते हैं तो काटते हैं बॉडी को, काटते हैं तो ब्लड निकलता है, तो बॉडी के अंदर खून कम हो जाता है। तो जब भी ऑपरेशन होना होता है हमारा, तो ब्लड की 2-3 बोतल्स चढ़ा ही देते हैं तुरंत ही, कि जितना हम काम कर रहे हैं जब तक ब्लड निकल रहा है। तो एक नर्स होती है, आपने कभी ऑपरेशन होते हुए देखा है किसी का? दिखाऊंगा इसमें। जैसे ही डॉक्टर अंदर कुछ काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी को तो काटना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए, तो जितना पार्ट काटोगे उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक नर्स होती है, उसके पास कॉटन होता है, ठीक है, वो कॉटन से ब्लड को कलेक्ट करती रहती है, वरना डॉक्टर काम कैसे करेगा? जैसे तुम्हारी गटर लीक हो गई, पानी बह रहा है, वो रिपेयर कैसे करेगा? जो पानी भरा पड़ा है उसको निकालते रहना पड़ेगा ना, तब तो उसको दिखेगा कहाँ पर मुझे काम करना है, वरना पूरे में ब्लड फैल गया तो उसको दिखेगा क्या मैं टाँका कहाँ लगाऊँ? तो वो खून निकालता रहता है, ठीक है। In addition, leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. अब जैसे ही ब्लड बाहर निकलता जा रहा है बॉडी में से, तो कम होता जा रहा है। जैसे ऊपर टंकी में पानी जैसे कम होता जाता है, तो प्रेशर भी कम होता जाता है ना। तो टंकी में प्रेशर बनाए रखना है तो ऊपर से पानी भरते रहना चाहिए, तभी तो लाइन में पानी में प्रेशर बना रहेगा। To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो भगवान ने हमारे ब्लड के अंदर एक तरह का सेल डाला है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स पूरी बॉडी में घूमते ही रहते हैं। चौकीदार कैसे टॉर्च लेके घूमता रहता है, जहाँ पर भी कुछ दिखता है, लॉक खुला है तो सीटी बजाएगा, पू 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 पुलिस को, है ना। उसी तरह जैसे ही हमारी बॉडी में से कहीं लीकेज होता है, तो ये प्लेटलेट्स वॉचमैन का काम करती है, तुरंत सारे प्लेटलेट्स को बुला के जल्दी आओ यहाँ पर लीक है, बंद करो इसको। तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा जमा हो जाएंगे हॉल के पास, और हॉल में से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। लिम्फ, अब ये लिम्फ क्या होता है हमारे ब्लड में? देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड के अंदर एक और फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। दिस इज़ कॉल्ड द लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। अब ये काम क्या करता है? थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. अभी जैसे कैपिलरी, मैंने बोला ना आर्टरीज बड़ी नली, उसमें से छोटी नली बन जाती है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जब ऑर्गन को खाना दे रही होती है, तो साथ साथ उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं कैपिलरीज में, उसमें से भी एक तरह का लिक्विड जो है वो सेल के आजू बाजू में भर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पेट्रोल आप भरते हो ना, जैसे हमने टांकी खोली है ना, वो नली अंदर डालता है पेट्रोल भरने के लिए, तो पेट्रोल के साथ साथ और क्या जा रहा है अंदर, क्योंकि टंकी का हॉल इतना बड़ा होता है और पेट्रोल जिसमें से जाता है उसकी ट्यूब इतनी ही होती है, तो बाकी की जगह खाली रह गई ना, उसमें से हवा अंदर जाएगी कि नहीं, है ना। तो मान लो ये हवा की जगह हमारे में क्या जाएगा, लिम्फ टिश्यू में घुस जाएगा। टंकी में कैसे हवा घुस जाती है पेट्रोल के साथ में, उसी तरह सेल के अंदर ब्लड में से ब्लड के साथ साथ एक दूसरा लिक्विड भी घुस जाता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। ये भी ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर
कोई कलर नहीं होता, ब्लड का तो लाल कलर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत कम होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये लिम्फ जो होता है ना, वो लिम्फ कैपिलरीज में बह जाता है फिर। फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसिस which joins to form large lymph vessels that finally open into the larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. और ये लिम्फ जो है वो छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज में जाके मिलता है, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज वापस जाके मेन वेन्स में मिल जाती है, और इसमें से एब्जॉर्ब फैट जाता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में फैट होता है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तो था हमारे ब्लड का, ह्यूमन बीइंग्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्ट होते हैं, प्लांट को भी सारी चीज़ें पहुंचानी पड़ती है ना, जो भी मिनरल नीचे से ज़मीन में से लेता है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है प्लांट की, और प्लांट ने जो फूड बनाया है वो सारी बॉडी को पहुंचाने का काम करेगा। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारे अंदर हो रहा है नलियों के थ्रू, उसी तरह भगवान ने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी डाल रखा है नलियों के थ्रू। तो कल ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का हम देखेंगे, आज ह्यूमंस का देख लिया। उसके बाद आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में से कचरा कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बॉडी का एक्सक्रीशन, बस 2 टॉपिक है, प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, फिर ये चैप्टर फिनिश। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।